यह सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये लगभग 3 साल पहले मेरे अब्बू के साथ पेश आई थी। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से एक छोटे से गांव में बसा हुआ था, जहाँ की जिंदगी सादी लेकिन बहुत दिलकश थी। गांव की गलियां कच्ची थीं, घरों की छतें मिट्टी और लकड़ी से बनी होती थीं और चारों तरफ खेतों और बागों की हरियाली फैली रहती थी। हमारे घर के आसपास खजूर के पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी छांव में हमारा बचपन बीता था। गांव की जिंदगी का एक अलग ही मजा था। सुबह सुबह मुर्गों की बांग, खेतों से उठती मिट्टी की खुशबू और शाम को घरों से आती धुनी की महक। लेकिन जैसे जैसे हम भाई बहन बड़े होने लगे, घर की जगह कम पड़ने लगी। हमारे माँ बाप, खासकर अब्बू, इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि अब घर में सबके लिए जगह नहीं बची है। हम 5 भाई बहन थे और सबकी अपनी ज़रूरतें थीं। अब्बू ने तय किया कि हमें एक नया घर बनाना होगा, जो गांव से थोड़ी दूरी पर हो, जहां हमारी अपनी ज़मीन थी। ये ज़मीनें हमारे परिवार की पुश्तैनी मिल्कियत थीं, जो पीढ़ियों से हमारे पास चली आ रही थीं। ये जगह गांव और शहर के बीच एक सुनसान इलाके में थी, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हमारा नया घर इसी ज़मीन पर बनने वाला था। ये जगह इसलिए भी ठीक थी क्योंकि ये हमारी खेतों के बीच थी और यहाँ हम अपनी मर्जी से घर बना सकते थे। लेकिन इस जगह की एक खास बात थी, ये 2 रास्तों से जुड़ी हुई थी। एक रास्ता शहर से गांव की तरफ जाता था, जो एक नई कॉलोनी के अंदर से होकर गुजरता था। ये कॉलोनी अभी हाल ही में बसी थी, जहां पक्की सड़कें थीं, सुंदर घर थे और एक अच्छा खासा सिस्टम था। दूसरा रास्ता, जो पुराना था, एक कच्ची सड़क से होकर जाता था और उसके साथ एक पुराना कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान को गांव वाले टिब्बा कहते थे, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचा था। टिब्बा का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती थी। ये कब्रिस्तान कई दशकों पुराना था और इसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ का कहना था कि यहाँ से गुजरते वक्त लोगों को अजीब से साए नजर आते हैं। लेकिन हमारे घर में किसी ने इन बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब्बू तो खसकर कहते थे कि ये सब वहम है और इंसान को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। लेकिन फिर भी रात में उस रास्ते से कोई नहीं गुजरना चाहता था। हमारा नया घर उसी कच्चे रास्ते के पास बन रहा था, लेकिन हम ज़्यादातर कॉलोनी वाले रास्ते से ही आना जाना करते थे, क्योंकि वो ज़्यादा महफूज और रोशन था। घर बनवाना एक बड़ा चैलेंज था। अब्बू ने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। हम भाई बहन भी काम में हाथ बटाते थे। अम्मी घर के डिज़ाइन पर बात करती और हम बच्चे छोटे मोटे कामों में मदद करते। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया। ये घर हमारे पुराने घर से कहीं बड़ा और सुंदर था। इसकी दीवारें ईंटों से बनी थीं, छतें पक्की थीं और सामने एक छोटा सा बगीचा भी था, जिसमें अम्मी फूलों के पौधे लगाने वाली थी। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी खासियत इसका लोकेशन था। ये गांव से कुछ दूर था, लेकिन शहर से भी ज़्यादा दूर नहीं था। अब हम शहर की सहूलियतें ले सकते थे, जैसे कि अच्छे स्कूल, अस्पताल और दुकानें। नए घर में आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। अब्बू शहर में एक छोटा सा कारोबार करते थे और अक्सर शहर जाते रहते थे। अम्मी घर संभालती थीं और हम भाई बहन पढ़ाई और घर के कामों में लगे रहते थे। लेकिन इस नए घर की एक बात हमेशा अजीब लगती थी। रात के वक्त ये इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता था। गांव की रौनक और कॉलोनी की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। रात में खिड़की से बाहर झांकते तो बस अंधेरा और दूर दूर तक फैले खेत नजर आते थे। कब्रिस्तान वाला रास्ता हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन हम उसे इस्तेमाल करने से बचते थे। एक दिन की बात है, मेरी नानी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। नानी गांव में ही रहती थी, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब्बू नानी से बहुत मोहब्बत करते थे और वो रोज़ाना अस्पताल जाते थे ताकि उनका हाल पूछ सकें। हम सब भी नानी की सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। उस दिन अब्बू सुबह ही अस्पताल चले गए थे, लेकिन शाम को उनका फ़ोन आया कि नानी की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन वो रात तक अस्पताल में ही रहेंगे। अम्मी ने उन्हें कहा कि वो जल्दी घर आ जाए, क्योंकि रात में शहर से घर लौटना आसान नहीं होता। लेकिन अब्बू ने कहा कि वो नानी को अकेला नहीं छोड़ सकते और वो देर रात तक अस्पताल में रुके रहे। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। हम सब अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक मौसम बदल गया।
आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हम सबको फिक्र हो रही थी कि अब्बू ऐसे मौसम में कैसे घर आएंगे। कॉलोनी वाला रास्ता तो महफूज था, लेकिन अगर वो बंद हो गया तो अब्बू को कब्रिस्तान वाले रास्ते से आना पड़ेगा। अम्मी ने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि अल्लाह अब्बू को खैरियत से घर पहुंचा दे। हम सब घर के बरामदे में बैठकर इंतजार कर रहे थे और हर आहट पर दिल तेजी से धड़कने लगता था। अब्बू आमतौर पर कॉलोनी वाले रास्ते से ही आते थे क्योंकि वो रोशन और महफूज था, लेकिन उस रात जब वो अस्पताल से वापस आ रहे थे, कॉलोनी के गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। कॉलोनी के नियम बहुत सख्त थे और रात के वक्त अजनबी गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब्बू ने गार्ड्स से बहुत मिन्नत की कि वो हमारे ही घर के रहने वाले हैं, लेकिन गार्ड्स ने एक ना सुनी। मजबूरन अब्बू को अपनी गाड़ी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते की ओर मोड़नी पड़ी। यही वो पल था जहां कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। कब्रिस्तान वाला रास्ता रात में बिल्कुल सुनसान रहता था। दाहिनी तरफ पुराना कब्रिस्तान था जिसकी कब्रें जमीन से कुछ ऊंची थीं। बाईं तरफ बाग बगीचे थे जिनके पेड़ रात के अंधेरे में अजीब अजीब साए बनाते थे। इस रास्ते के आखिर में एक छोटा सा नाला था जिस पर एक संकरा और पुराना पुल बना हुआ था। ये पुल इतना जर्जर था कि जब उस पर से गाड़ी गुजरती थी तो हिलती थी। अब्बू ने कभी इस रास्ते को रात के वक्त इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस रात उनके पास और कोई चारा नहीं था। रात का अंधेरा पूरी तरह गहरा चुका था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें अब्बू की गाड़ी के शीशों पर गिर रही थीं। अब्बू की गाड़ी, जो एक पुरानी सी सुजुकी मेहरान थी, हाईवे से उतरकर अब उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। कॉलोनी के गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया था और अब उनके पास कब्रिस्तान वाले रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब्बू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आमतौर पर इस रास्ते से गुजरने से परहेज करते थे, खासकर रात के वक्त, लेकिन आज की रात हालात ने उन्हें उसी सुनसान और डरावने रास्ते पर ला खड़ा किया था। कच्ची सड़क पर गाड़ी के टायर मिट्टी में धंसते जा रहे थे। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भर चुका था और गाड़ी हर 2 कदम पर झटके खा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी में बस कुछ फीट का रास्ता नजर आता था। उसके आगे हर तरफ घना अंधेरा था। दाईं तरफ वो ऊंची जमीन शुरू हो गई थी जहां पुराना कब्रिस्तान था। बिल्कुल बेतरतीब पुरानी कब्रें जिनमें कुछ पर पत्थर रखे थे और समय के साथ उन पर घास उग आई थी। कुछ कब्रें तो ऐसे मिट चुकी थीं कि वो बस मिट्टी के टीले की तरह लगती थीं। बाईं तरफ बाग बगीचे थे जिनके दरख्तों की शाखें हवा में झूल रही थीं और उनके साए जमीन पर अजीब अजीब शक्लें बना रहे थे। अब्बू ने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर रखी थीं, लेकिन बाहर की आवाजें अब भी उनके कानों तक पहुंच रही थीं। हवा की सरसराहट, कहीं दूर किसी जानवर की धीमी धीमी आवाजें और बारिश की बूंदों का शीशों पर गिरना, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अब्बू ने दिल को थोड़ी तसल्ली देने के लिए रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। शायद इस इलाके में सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब्बू ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। दिल बार बार यही कह रहा था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन हालात की मजबूरी और घर जल्दी पहुंचने की चिंता ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। अब्बू की गाड़ी जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंची, एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। ये आवाज इतनी साफ थी कि अब्बू ने फौरन गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। रफाकत! कोई उनका नाम पुकार रहा था। अब्बू के जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट की रोशनी बस थोड़ी दूरी तक फैली हुई थी। उसके आगे सब कुछ काली चादर में लिपटा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद ये उनका वहम हो। इस वीरान रास्ते पर इस वक्त कौन उनका नाम ले सकता था? लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, रफाकत। इस बार आवाज और भी करीब थी, जैसे कोई उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा हो। अब्बू के हाथ पसीने से भीग गए। उन्होंने खिड़कियों को एक बार फिर चेक किया कि कहीं कोई खुली तो नहीं, लेकिन सब कुछ बंद था। उन्होंने जोर जोर से आयत उल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्होंने गाड़ी की दाईं तरफ एक साया देखा। कब्रिस्तान की तरफ कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई। अब्बू ने अचानक ब्रेक मारा।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने ध्यान से उस तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। शायद उनका वहम था, या फिर शायद हवा में हिलते पेड़ की शाखें कोई साया बन गई थीं। अब्बू ने खुद को समझाया कि ये सब उनके जहन का खेल है। वो थके हुए हैं, नानी की तबीयत की फिक्र में परेशान हैं, और रात का ये वक्त वैसे भी डर पैदा करता है। उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। लेकिन अभी कुछ ही मीटर आगे गए होंगे कि अचानक एक औरत की आकृति गाड़ी के पास आती दिखाई दी। अब्बू ने गाड़ी रोकी और ध्यान से देखा। वो उनकी सास थी, हमारी नानी। वही सफेद सलवार कमीज पहने हुए जो वो अक्सर घर पर पहनती थी। चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था और वो तेजी से गाड़ी की तरफ आ रही थी। बेटा रफाकत, जल्दी करो, नानी की आवाज कांप रही थी। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे जेवर लूटना चाहते हैं। अब्बू का दिमाग एकदम चकरा गया। चंद घंटे पहले ही वो नानी से अस्पताल में मिलकर आए थे। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। फिर वो इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर अकेली कैसे हो सकती थी? उनका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। नानी अब बिल्कुल गाड़ी के पास आ चुकी थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, जल्दी करो रफाकत, दरवाजा खोलो। अब्बू एक पल के लिए झिंझके, लेकिन नानी के चेहरे पर डर देखकर उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। नानी फुर्ती से पिछली सीट पर बैठ गईं और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, गाड़ी चलाओ जल्दी। अब्बू ने हालात को देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिल अब भी धक धक कर रहा था, लेकिन अब्बू ने खुद को समझाया कि शायद नानी किसी बड़ी मुसीबत में है। गाड़ी की हेडलाइट अब कब्रिस्तान के आखिरी किनारे को रोशन कर रही थी। अब्बू बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहे थे, जहां से नानी की झलक मिलती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर बार जब वो मिरर में देखते, नानी का चेहरा धुंधला दिखाई देता था। शायद अंधेरे की वजह से, या शायद अब्बू की थकान अब जहन पर हावी हो रही थी। अब गाड़ी कब्रिस्तान के आखिरी सिरे तक पहुंच चुकी थी। सामने वो छोटा सा नाला था जिस पर पुराना पुल बना हुआ था। पुल पार करते ही घर का रास्ता शुरू हो जाता था। अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार कम की, क्योंकि वो पुल हमेशा डगमगाता था। बारिश की वजह से पत्थर भी गिरने लगे थे, तो अब्बू ने गाड़ी और धीरे कर दी। उन्होंने पीछे मुड़कर नानी से पूछा, अम्मा आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। फिर से पूछा, अम्मा? लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं। अब्बू ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। अब्बू के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई जब उन्होंने पिछली सीट को खाली देखा। वो सीट जहां कुछ पल पहले नानी बैठी हुई थी, अब बिल्कुल खाली पड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज अब और भी तेज लग रही थी। अब्बू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उनके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर पिछली सीट की तरफ देखा। शायद ये उनका वहम हो, शायद नानी सीट पर लेट गई हो या नीचे गिर गई हो। लेकिन सीट बिल्कुल खाली थी और गाड़ी के अंदर कोई हरकत नहीं थी। अब्बू ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उनकी थकान का नतीजा है। वो सारा दिन अस्पताल में नानी की देखभाल करते रहे थे और रात के इस वक्त तक जाग रहे थे, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। नानी की आवाज, उनका गाड़ी में बैठना, उनका डरा हुआ चेहरा, ये सब कुछ इतना साफ था कि इसे वहम कहकर नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब्बू ने अपनी आंखें कसकर बंद की और आयतुल कुर्सी का वजीफा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा मसलकर खुद को ढांढस दिया कि बस घर तक पहुंच जाएं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज गाड़ी के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। ये ठहाका इतना डरावना था कि अब्बू के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक गहरी, भारी और गैर फितरी आवाज थी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। अब्बू ने फौरन रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने गाड़ी के पीछे मुड़कर देखा, और जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके डर को और बढ़ा दिया। गाड़ी के पीछे कब्रिस्तान की तरफ एक लौ सी उठती दिखाई दी। ये लौ जमीन से कुछ फुट ऊपर थी और हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। अब्बू ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया।
गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और नाले के पुल पर से गुजरते हुए झटके खाने लगी। पुल की हालत इतनी खराब थी कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन अब्बू ने इसकी परवाह नहीं की। उनका बस एक ही मकसद था, जल्द से जल्द घर पहुंचना। बारिश अब तेज हो गई थी और वाइपर शीशों पर तेजी से फिसल रहे थे, लेकिन शीशों पर पानी के साथ साथ कुछ और भी नजर आ रहा था, जैसे कोई अजीब सी शक्ल शीशे पर बन रही हो। अब्बू ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी नजरें सड़क पर रखी। नाले का पुल पार करने के बाद रास्ता थोड़ा बेहतर हो गया। यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब्बू का डर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उनके साथ गाड़ी में मौजूद है। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखते, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर भी उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उनकी गर्दन के बहुत करीब सांस ले रहा हो। उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उनका दिल कह रहा था कि ये सब वहम है, लेकिन वो डरावनी हंसी की आवाज और वो जलता हुआ शोल जो उन्होंने देखा था, वो उनके जहन से निकल नहीं रहा था। गाड़ी अब हमारे घर के पास पहुंच रही थी। दूर से घर की रोशनी नजर आ रही थी, जो अब्बू के लिए किसी उम्मीद की किरण की तरह थी। लेकिन उसी वक्त उन्हें एक और अजीब चीज नजर आई। सड़क के किनारे जहां हमारे खेत शुरू होते थे, एक सफेद साया सा हिलता दिखाई दिया। ये साया इतना धुंधला था कि उसकी शक्ल साफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी हरकत से लग रहा था कि वो गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन वो साया भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। अब्बू ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उनका शरीर पसीने से लथपथ था और उनके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। आखिरकार गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर पहुंची। अब्बू ने गाड़ी रोकी और तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। हम सब बरामदे में उनका इंतजार कर रहे थे और जब हमने उनकी हालत देखी तो सब घबरा गए। अम्मी फौरन उनके लिए पानी का गिलास लाईं, लेकिन अब्बू ने पानी लेने से पहले वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। हम सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब्बू वॉशरूम में गए और नहाना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने जिस्म से कोई डरावनी चीज धोना चाहते हों। थोड़ी देर बाद जब अब्बू फ्रेश होकर बाहर आए, उनका चेहरा अब भी जर्द था। हम सब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो इतने डरे हुए क्यों हैं। अब्बू ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कांपती हुई आवाज में पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि किस तरह कॉलोनी के गार्ड्स ने उन्हें रोका, किस तरह उन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से आना पड़ा और फिर नानी का अचानक गाड़ी के पास आना। जब उन्होंने खाली सीट और डरावनी हंसी का जिक्र किया तो हम सबके शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। अम्मी ने फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और हम सब ने मिलकर दुआएं मांगी कि अल्लाह हमें हर बुराई से महफूज रखे। इस वाक़ये के बाद हमारे घर का माहौल बदल गया। हमने फैसला किया कि आइंदा से कभी भी कब्रिस्तान वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। वो रास्ता हमारे घर के लिए शॉर्टकट था और हम उसे अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस रात के बाद हमने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। अब्बू ने अगले कुछ दिनों तक उस वाक़ये के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हम सब देख सकते थे कि वो अब भी उस डर से बाहर नहीं निकले थे। अम्मी ने घर में बाकायदा कुरान की तिलावत शुरू कर दी और हम सब ने मिलकर सदका देने का इंतज़ाम किया। गांव वालों को जब ये वाक़या पता चला तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया। कुछ बुजुर्ग कहने लगे कि कब्रिस्तान वाले रास्ते पर कई सालों से अजीबोगरीब घटनाएं होती रही हैं। कुछ ने कहा कि ये कोई जिन या भूत है जो रात को लोगों को परेशान करता है, लेकिन अब्बू ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ और हमें बस अपनी हिफाजत के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। इस वाक़ये ने हमारे परिवार को एक अजीब सा सबक सिखाया। हमने सीखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। कब्रिस्तान वाला रास्ता अब हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं रह गया था, वो एक ऐसी जगह बन गया था जिससे हम सब डरते थे। हमने अपनी ज़िंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रात और वो मंजर हमारे ज़हन से कभी मिट नहीं सका।